अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नई सिविलियन हुकूमत को आए 7 माह से जायद हो गए हैं और इन 7 माह के दौरान मुल्क में अहम तब्दीलियां हुई हैं। 2 दिन पहले ही मुल्क में नई फौजी क़यादत भी आ गई है और इस नई फौजी क़यादत में इमरान खान के करीब समझे जाने वाले जनरल फैज़ हमीद शामिल नहीं हैं, जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनते ही कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है। और नई फौजी क़यादत इस पोजीशन के साथ आई है कि सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, मगर इमरान खान जो साबिक आर्मी चीफ से आखिर के चंद माह में हुकूमत जाने की वजह से नाराज़ हो गए थे, मगर उसके बावजूद उनसे मुलाकातें करते रहे, नए इलेक्शन का मुतालबा करते रहे, फिर उनकी तौसी की भी बात करते रहे ताकि नए आर्मी चीफ की तकर्री ना हो सके। और अब वो नए आर्मी चीफ को पैगाम दे रहे हैं और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैगामात की याद दहानी करवा रहे हैं। आज इमरान खान ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ को मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मनसब संभालने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है कि नई अस्करी क़यादत मिल्लत और रियासत के माबैन गुज़िश्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुक़दान के खात्मे की सबील करेगी। क़ुव्वत रियासत अवाम ही से कशीद की जाती है। साथ ही इमरान खान ने अपने इस ट्वीट के साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये कौल भी मुंसलिक किया कि ये मत भूलें कि फ़ौज अवाम की खिदमतगार है और आप कौमी पॉलिसी नहीं बनाते, ये हम सिविलियन हैं जो इन मामलात का फैसला करते हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो काम आपको सौंपा जाए आप उसे सरअंजाम दें। इमरान खान के इस बयान पर मरियम नवाज ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती, जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, इन अफसरान को मुतनाज़ बनाया और उनके मुस्तकबिल तबाह किए। कायद आज़म का ये फरमान उस वक्त याद नहीं आया। आपकी सियासत आपके हाथ, आंखें और कानों की रुखसती के साथ दफन हो गई और अब आपकी इतनी हिम्मत है कि आप एतमाद के फुक़दान की बात करें। आपको लगता है कि लोग बेवकूफ़ हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान फ़ौज को इस कॉल का हवाला देकर कह रहे हैं कि आप अवाम के मुलाजिम हैं और पॉलिसी सिविलियन हुकूमत बनाती है, फ़ौज नहीं बनाती। इमरान खान का ये मुतालबा दुरुस्त है, मगर ये मुतालबा फ़ौज के गुज़िश्ता 8 माह के किरदार से मुताल्लिक कैसे हो सकता है, जब खुद इमरान खान फ़ौज को न्यूट्रल होने और सियासत में मुदाखलत ना करने पर जानवर कहते रहे हैं। बल्कि इसका आगाज़ तो इमरान खान को अपने इंतखाब से भी पहले से करना चाहिए, जब वो एक सिविलियन हुकूमत को गिराने के लिए अंपायर की उंगली की बात करते थे। इमरान खान को खुद से ये सवाल भी करना चाहिए कि अगर फ़ौज पॉलिसीज़ नहीं बना सकती तो वो एक शख्स को इक़्तिदार में कैसे ला सकती है, वो इलेक्शन कैसे करा सकती है। और अगर इख्तियारात सिविलियन हुकूमत के पास होते हैं तो इमरान खान फ़ौज से नए इंतखाबात का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान शायद ये भूल गए हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अफ़वाज पाकिस्तान को अपने हल्फ की अहमियत समझने पर भी जोर दिया था और ये हल्फ किसी शख्स या किसी जमात से नहीं बल्कि फ़ौज को आइन से वफादारी का पाबंद करता है। और आइन के तहत फ़ौजी अफसरान जो हल्फ उठाते हैं उनमें सियासी सरगर्मियों में शामिल ना होने का हल्फ उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इमरान खान अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रिए के इतने पाबंद हैं तो वो फ़ौजी अफसरान से सियासी मुदाखलत का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। कायद आज़म से ऐसे कौल भी मंसूब किए जाते हैं जहाँ वो फ़ौज को गैर सियासी होने का कहते हैं, मगर इमरान खान तो फ़ौज का सियासी किरदार ही चाहते हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान ने फ़ौज से कहा कि आप अगर साजिश में शामिल नहीं थे तो मेरी हुकूमत बचाने के लिए तहरीक अदम एतमाद को रोक तो सकते थे, यानी अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए एक जमहूरी अमल को रोक सकते थे। चले मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना, जानते तो थे इनका माजी। जबकि असद उमर ने कल ये तस्लीम किया कि वो तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद आर्मी चीफ के पास गए थे कि और उनसे कहा था कि नए इंतखाबात करवाए जाएं। असद उमर आर्मी चीफ के पास गए कि इंतखाबात करवाए जाएं, मगर तहरीक अदम एतमाद से पहले अपोजिशन इमरान खान से मुतालबा करती रही कि जल्द इंतखाबात करवाए जाएं, मगर इमरान खान ने उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए। और जब तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई तो उसके बाद क्योंकि इमरान खान असेंबलियाँ तहलील कर नहीं सकते थे, इंतखाबात करा नहीं सकते थे, तो इमरान खान को फ़ौज पर यकीन था कि वो इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देगी। और वो पूरे एतमाद तरीक़े से कहते थे कि अपोजिशन मेरी बंदूक की निशिस्त पर आ गई है, अच्छा हुआ कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आ गए। मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया, इसलिए कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं, ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अज़्म एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। फ़ौज ने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए साथ नहीं दिया और इमरान खान के इत्तेहादी साथ छोड़ने लग गए तो अचानक इमरान खान ने अमरीकी साजिश का बयानिया बनाना शुरू कर दिया। और फिर बाद में उनकी ऑडियो लीक भी सामने आई जिसमें वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से कहते हैं कि हमें अमेरिका का नाम नहीं लेना है बल्कि इस पर खेलना है। फिर एक और ऑडियो लीक आई जिसमें वो अमरीकी साजिशी बयानिए पर असद उमर और शीरी मज़ारी से बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे हमने मीर जाफ़र
और मीर सादिक के नामों पर लोगों को स्पून फीड करना है, क्योंकि लोगों के जहन इस वक्त जरखेज जमीन की तरह हैं, यानी जो भी कहेंगे वो यकीन कर लेंगे। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। स्ट्रैटेजी ये है कि पब्लिक तो हमारे साथ बैठी है, अब पब्लिक के प्रेशर से वी बोल कि ये संडे को इस तरह का हाइट पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके, यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना ना मीर जाफर और मीर सादिक, देखो आप लोगों को स्पून फीड करना है, लोगों को आगे क्या है, माइंड ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड करने के लिए। जब इमरान खान तहरीक अदम एतमाद रोकने में नाकाम होने लगे तो अमरीकी साजिशी बयानिया बना दिया, इसे जिहाद का नाम दे दिया, दावा किया कि हम अमरीका के गुलाम नहीं हैं, फिर फौजी क़यादत को गद्दार कहा, मीर जाफर मीर सादिक कहा, जानवर कहा और उन पर दबाव बढ़ाते चले गए। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की। आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। लेकिन जब अमरीकी साजिशी बयानिया भी नाकाम हो गया और यह साबित हो गया कि इमरान खान अपनी शिकस्त का सिर्फ एक जवाब बनाना चाहते थे और इस्टेब्लिशमेंट उनकी दबाव में नहीं आई, तो इमरान खान अमरीकी साजिशी बयानिया से भी पीछे हट गए, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ साजिशी बयानिया से भी पीछे हट गए, अमरीका से खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और साजिशी बयानिया से मुतालिक कहा कि मैं वो सब अब पीछे छोड़ चुका हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं मगर कुट्टी थोड़ी हो जाती। बायलैटरल रिलेशनशिप में मसले आते हैं, वो हल हो जाते हैं, इसका ये नहीं मतलब कि कुट्टी हो जाती है किसी से। और आज इमरान खान कायद आज़म के कौल का हवाला दे रहे हैं, फौज को याद दिला रहे हैं कि उनका आईनी किरदार क्या है, मगर अपने दौर में वो फौज को मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे, इत्तेहादियों पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते रहे। कल असद उमर ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में तस्लीम किया कि फौज इत्तेहादियों को उनके लिए मैनेज करती थी, जो नहीं होना चाहिए था। खुद इमरान खान मान चुके हैं कि किस तरह इत्तेहादियों को बुलाने के लिए एजेंसियों से फ़ोन कराते थे। अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो एक मजबूत सिविलियन हुकूमत के ज़रिए मुल्क आगे चलाना चाहते थे, फ़ौज की अदम मुदाखलत की बात करते थे, मगर इमरान खान फ़ौज के गैर आइनी किरदार का इस्तेमाल करते आए हैं। सिर्फ यही नहीं, आज इमरान खान कह रहे हैं कि पॉलिसीज़ बनाना तो सिविलियन हुकूमत का काम है, मगर अपने दौर में वो अपनी पूरी सियासत फ़ौज के ज़रिए करते थे। ये बात खुद फवाद चौधरी तस्लीम कर चुके हैं। खुद इमरान खान के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की नेपियाँ बदलती रही। खुद असद उमर ने कल तस्लीम किया कि फ़ौज उनकी हुकूमत में क्या क्या काम करती आई। और आज भी एक तरफ फ़ौज को कायद आज़म का हवाला देके आइनी किरदार याद दिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ फ़ौज से इंतखाबात का गैर आइनी मुतालबा भी कर रहे हैं और इसे आइनी भी कह रहे हैं। आप सोचिए कि कायद आज़म भी क्या सोचते अगर वो ये सुनते। हल सवाए नए इलेक्शन के कुछ नहीं है। इसके लिए एक इदारे को कहना जिसका एक बहुत ज़्यादा असर है, इसमें तो कोई आपने ज़रूर फैसला किया कि अब आप सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन इसमें तो कोई दो राय ही नहीं ना कि आप एक बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। ये आपको इससे ये तो हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो, ये गैर आइनी किसी तरीके से भी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत में मीडिया को दबाने के लिए, अपोजिशन को जेल में डालने के लिए, इत्तेहादियों की वफादारियाँ बरकरार रखने के लिए, मईशत को संभालने के लिए जब फ़ौज का इस्तेमाल किया हो, अगर आज वो एक मजबूत सिविलियन हुकूमत की बात कर भी रहे हैं तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो बदल गए हैं और अपने ज़ाती इक़्तिदार की नहीं बल्कि वाकई सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज भी इमरान खान मुल्क में सियासी क़यादत के साथ बैठने को तैयार नहीं है, बल्कि फ़ौज की नई क़यादत से भी गैर आइनी मुदाखलत के ज़रिए एक जमहूरी हुकूमत पर दबाव डालकर इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त इमरान खान ना सिर्फ फ़ौज की क़यादत को पैगाम दे रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ सियासत में भी हलचल है। वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान कर चुके हैं। आज फवाद चौधरी ने पंजाब में मुमकिन अदम एतमाद या एतमाद की तहरीक का जवाब देते हुए ट्वीट किया कि पंजाब में तहरीक इंसाफ नून लीग के हर वार के लिए तैयार है। दोनों सूरतों में फौरी वोटिंग करवाकर ये तहरीकें नाकाम बना दी जाएंगी।
नून लीग और पीपल्स पार्टी के 20 से 25 मेंबरान टिकट के लिए रुजू कर रहे हैं। हर हलके का मेरिट पर जायजा लेंगे। 20 मार्च से कबल पंजाब में नए इंतखाबात हो जाएंगे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। कोई आने को तैयार नहीं हुआ। नून लीग इस पूरे मामले पर क्या हिकमत अमली अपनाई हुई है, हमारे साथ मौजूद है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, सबसे पहले आपने कहा था जरदारी साहब एक्टिव हुए कि पंजाब भी वापस लेंगे, अब वो पंजाब छोड़ना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप लोग लेने को तैयार नहीं है। तो वो दावा कर रहे हैं कि आपके जो 20-25 लोग हैं वो उनके साथ राब्ते में टिकट के लिए। इस वक्त सूरत हाल यह पैदा हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो है पिछले 7-8 महीने का जो दावे हैं, जब से अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक की तैयारियां शुरू हुई तो इमरान खान साहब ने बहुत से दावे किए हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, उस अल्लाह का निज़ाम जो है उसमें उसने ये चीज़ जो है बंदों के हाथ में नहीं रखी हुई। तो वो जो है वो उनके सारे दावे जो है ना वो नाकाम साबित हुए, दावे जो है उनके झूठ साबित हुए, गलत साबित हुए। तो पिछले 8 महीने के अंदर जो है अप्रैल से लेके अब तक जो है तमाम तर दावों का हमने मुकाबला किया और उन दावों को जो है झूठ साबित किया अल्लाह ताला की मदद से। तो ये दावे भी जो है चेक करके देख लें, बिल्कुल टेस्ट करें, वो अपनी जो हिकमत अमली है उसको टेस्ट करें। तो फिर ख्वाजा साहब करने देना, आप लोग फिर क्यों रोकना चाहते हैं? उन्हें करने दें। वो कह रहे हैं कि फिर 65% मुल्क में सीट्स पर इंतखाबात होंगे, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और अगले जो इंतखाबात होंगे वो उनका दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और उस वक्त जनरल इलेक्शन हो रहा होगा। तो फिर आप तैयार हैं तो ना रोके, करने दें उन्हें। देखें, ये प्रोग्राम तो बनाते रहते हैं इंसान, ये प्रोग्राम बनाते रहते हैं। और मैंने अभी कहा है कि 8-10 महीने पहले जो है इमरान खान साहब ने बहुत बड़े प्रोग्राम बनाए हैं पिछले 8-10 महीने में। उनमें कोई प्रोग्राम जो है वो तकमील तक नहीं पहुंचा। अभी उन्होंने पिंडी में 20 लाख आदमी लाना था, आपको याद होगा। तो मैं नहीं अंदाज़ा लगा सकता, आप बता देंगे 20 लाख आदमी वहाँ पे था मरी रोड पे कि या नहीं था। ये तो उन्होंने खुद ने भी नहीं दावा किया कि 20 लाख था, तो इसलिए आपको मुझसे तो पूछने की जरूरत नहीं है ये, मगर साथ लेकिन उन्होंने कहा था कि 20 लाख आदमी आएगा, ये तो कहा, ये दावा जरूर उनकी तरफ से किया गया था, मगर उसके बाद उन्होंने नहीं कहा कि ये लोग 20 लाख थे। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। मगर साथ में ख्वाजा साहब एक चीज़ ये थी कि ज़ाहिर ये जो इल्ज़ाम लगता है तहरीक इंसाफ पर कि एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, मगर एक अहम बात यह है कि इस वक्त तो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है, मगर पार्टी टूट नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई हो, बल्कि वो तो ये दावा कर रही है आप लोगों के लोग उनके साथ राब्ते में हैं। तो जो आप लोगों को लगता था कि ये टूट फूट का शिकार होंगे और फिर हम अदम एतमाद ले आएंगे या फिर एतमाद का वोट कह देंगे, लग नहीं रहे साइंस के आप उसकी तरफ जा रहे हैं। पार्टी इंटैक्ट है तहरीक इंसाफ। देखें, ये बात जो है टूट फूट का शिकार तो उनकी पार्टी हुई है। जो है एक उनका जो डिसेंटिंग ग्रुप है या उनका जो लोग अलहदा हुए हैं जो इस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए हैं, अरकान जो है नेशनल असम्बली में, उन्हीं की पार्टी से उनका ताल्लुक है। और पीटीआई के जो इस वक्त अपने आप को पीटीआई के मेंबरान जो है कहलाते हैं, और भी लोगों ने जो है जो है ल्यूकवार्म से हैं, इस्तीफे जो है उन्होंने कबूलियत के लिए वो हाजिर नहीं हुए स्पीकर साहब के पास। अगर वो इस तरह का कोई सिलसिला होता तो स्पीकर साहब के पास आते उनके पास जा कहते जी हमने इस्तीफे दिए, हमारे इस्तीफे, वो अभी भी लॉजेस में भी रह रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी एंजॉय कर रहे हैं, मिनिस्टर्स कॉलोनी में भी रह रहे हैं। तो ये सिलसिला, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जहाँ तक प्रोविंशियल असेंबली का ताल्लुक है, आपने सवाल क्योंकि पंजाब और केपी का पूछा है, तो पंजाब असेंबली के उनके मेंबरान के भी राब्ते हमारे साथ हैं कि वो नहीं चाहते कि वो असेंबली के टूटे। वो चाहते हैं कि 8 महीने बाकी गुजारें, वो चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ जो हैं उनसे छीनी ना जाएं। तो वो उनके बंदे भी राब्ते में हैं। अब देखते हैं कौन किसका दावा जो है वो सही साबित होता है कि किसके बंदे किसके से राब्ते, उनके बंदे हमारे साथ हैं या हमारे बंदे उनके साथ हैं। साहब, क्या परवेज इलाही पर भी किसी ना किसी लेवल पर आप तकिया किए हुए हैं या जरदारी साहब ने कोई राब्ता किया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब ने दावा तो कर दिया है, उन्होंने असेंबलियां तहलील करनी नहीं है, क्योंकि अगर आइंदा उनको उम्मीद नहीं है कि वो दोबारा वज़ीर आला इमरान खान साहब बनाएंगे अगर खान साहब जीत गए? देखें, ये मैं इस वक्त सियासी सिचुएशन जो है वो बड़ी फ्लूइड है। कोई मैं ऐसी बात कह दूं कि जो मेरे दोस्त जो हैं जो लगे हुए हैं इस काम के ऊपर, उनके लिए मैं मुश्किलात खड़ी कर दूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरा ख्याल मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसलिए इस पे मेरे लिए कमेंट ना लीजिए,
कि परवेज़ इलाही साहब का क्या प्रोग्राम है या उनकी क्या स्कीम ऑफ जो होती है सियासत में वो क्या है। तो मेरा ख्याल है कि मैं इस पे कमेंट जो है ना अपने पास में रखूं। कम से कम इतना बता दें, आपके यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो गई है क्या परवेज़ इलाही साहब के लिए आगे की स्कीम ऑफ थिंग्स में? मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूं कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है पार्टियों के साथ जो है नेगोशिएट करना या आनियां जानियां जो है उनको मैनेज करना। पिछली दफा आप ही ने किया था, जो दुआ हुई थी आपके सामने हुई थी ना परवेज़ इलाही साहब की, जब वो मुकर गए। उसका नतीजा क्या निकला? अगर मैं एक्सपर्ट होता इस चीज में तो परवेज़ इलाही साहब ना जाते ना। तो मेरा उनके साथ एक ज़ाती ताल्लुक है। कल मेरी उनके साथ मुलाकात भी हुई थी, कमांड की जो चेंज का फंक्शन था उसके ऊपर मुलाकात भी हुई थी। मैंने न्याज़मंदी के साथ उनके साथ सलाम दुआ भी ली थी। ज़ाती ताल्लुकात अपनी जगह, सियासत उनकी अपनी सियासत है, मेरी अपनी सियासत है। तो खान साहब, इस वाले मामले के लिए आप तैयार हैं फिर कि सूबों में पहले इलेक्शन हो जाए, 2 सूबों में, और एक ऐसा सिस्टम बन जाए? क्योंकि अभी अगर जल्दी हो जाएंगे तो फिर आइंदा इंतखाबात में इसी तरीके से हुआ करेगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले हो रहे होंगे क्योंकि उनकी असेंबलियां पहले मुद्दत पूरी करेंगी। और मुमकिन तौर पर अगर पीटीआई की हुकूमत बन जाती है तो आप जो इलेक्शन लड़ेंगे वो तहरीक इंसाफ के तहत लड़ रहे होंगे, सूबों में उनकी हुकूमत होगी। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक अनोमली है जो क्रिएट हो जाएगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बनाने वाले थे, जो उसके बानी थे कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने परहैप्स जितने भी इसके लिए सेफ्टी वॉल्व रखे थे कि ये सिचुएशन अराइज ना हो, क्योंकि ये चारों सूबों और मरकज़ में असेंबली के इकट्ठे होने और उसके साथ जो है ये इंटरिम गवर्नमेंट्स का जो सिलसिला था, ये सारा इसलिए रखा था कि हमारे इंतखाबात में जो है हमेशा स्वाय 1970 का एक इंतखाब था जिसको हमने कबूल नहीं किया था क्योंकि वो ईमानदारी के साथ हुआ था। धांधली वाले इंतखाबात हम कबूल कर लेते हैं, दूसरे नहीं करते, तो मुल्क तोड़ देते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो ये उस चीज़ को जो है प्रिवेंट करने के लिए जो है ये चीज़ रखी गई थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी गुंजाइश है कि अगर कोई चाहे तो असेंबली तोड़ के पहले भी करवा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अनोमली परमानेंटली क्रिएट हो जाएगी जो आने वाले वक्तों में, कल हम भी नहीं होंगे, पीटीआई भी नहीं होगी, अगली नस्लों के पास ये सिलसिला चले जाएगा। शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी लग रहा है कि ना हुकूमत ये तय कर पा रही है कि उसे क्या करना है, ना ही तहरीक इंसाफ, ऐलान तो कर दिया गया है मगर वो भी मुसलसल टाइम दे रही है, वो भी नहीं तय कर पा रहे हैं। हम ब्रेक के बाद आपके सामने एक मामला रखेंगे। हमें फराह खान गोगी साहिबा की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया है, माफ़ी का मुतालबा किया गया है। हम अपना जवाब आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। 15 नवंबर को हमने अपने प्रोग्राम में दुबई में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू किया। उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि उनके पास वो घड़ी और पूरा सेट मौजूद है जो इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तोहफे में दिया था, और उस सेट में वो घड़ी भी मौजूद है जो सऊदी वली अहद ने दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड ग्राफ कंपनी से बनवाई, और उस कंपनी ने ये एक ही घड़ी बनाई और उस पर खाना काबा बना हुआ है। उमर फारूक ज़हूर के मुताबिक उन्होंने ये तहाइफ अप्रैल 2019 में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी से $20 लाख में खरीदे थे। फिर हमारे प्रोग्राम के दौरान ही उमर फारूक ज़हूर ने यह पूरा सेट नाज़रीन को दिखा भी दिया। इसके सारे सर्टिफिकेट्स भी उमर फारूक ज़हूर के पास मौजूद थे जो उन्होंने हमारे साथ शेयर भी किए और हमने आवाम के सामने भी रख दिए। फिर इस मुबैना डील की मज़ीद तफसीलात बताते हुए उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि उन्हें यह कीमती सेट फ़रोख्त करने के लिए इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने रब्ता किया था, और फिर बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी ये तोहफे लेकर दुबई में उनके दफ्तर आई थी, और तस्दीक के बाद उन्होंने $20 लाख कैश में फराह खान गोगी से ये तोहफे खरीद लिए थे। उमर फारूक ज़हूर ने इस पूरी डील की तारीख अप्रैल 2019 बताई थी। जैसे ही 15 नवंबर को उमर फारूक ज़हूर का ये इंटरव्यू ख़त्म हुआ, हमने सहाफ़ती जिम्मेदारियों की पासदारी करते हुए उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात पर शहजाद अकबर और फराह खान गोगी से मौक़िफ़ लेने के लिए फ़ौरी रब्ता किया और उसी दिन प्रोग्राम में उनकी शिरकत की दावत दी, मगर वो दोनों ही प्रोग्राम में नहीं आए। ताहम शहजाद अकबर ने ट्विटर पर उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात की तरदीद की। शहजाद अकबर का ट्विटर पर दिया गया मौक़िफ़ भी हमने अपने प्रोग्राम में चला दिया। इसके अलावा प्रोग्राम के अख्तिताम तक हम फराह खान गोगी का मौक़िफ़ लेने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहे मगर वो नहीं आई, और फिर हमारे प्रोग्राम के बाद फराह खान गोगी ने एक रिपोर्टर को अपना मौक़िफ़ दिया जो जियो न्यूज़ पर मुसलसल चलाया गया। फिर अगले दिन दोबारा हमने फराह खान गोगी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी मगर वो फिर नहीं आई, लेकिन उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर अपनी अहलिया की तरफ से जवाब देने के लिए हमारे साथ इंटरव्यू के लिए प्रोग्राम में आए। हमने 16 नवंबर को इस तफसीली इंटरव्यू के दौरान एहसन जमील गुज्जर को अपनी अहलिया की तरफ से मौक़िफ़ देने और उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात पर जवाब देने के लिए पूरा वक्त दिया और उनका पूरा इंटरव्यू नाज़रीन के सामने रखा। जहाँ तक उमर फारूक ज़हूर के इस इल्ज़ाम का ताल्लुक है कि फराह खान गोगी ने अप्रैल 2019 में दुबई में आकर उन्हें ये तहाइफ फ़रोख्त किए थे, तो ऐसा नहीं है।
कि हमने उमर फारूक ज़हूर के इस इल्ज़ाम को नज़रअंदाज कर दिया था। हमने ख़ास तौर पर एहसन जमील गुज्जर के सामने ये सवाल रखा था और उन्हें अपनी पोजीशन वाज़े करने का मौका दिया था। हमने सवाल किया था कि उस वक्त 2019 में फराह खान कभी दुबई गई थी, तो एहसन जमील गुज्जर ने जवाब दिया कि दुबई तो हमारा आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप कोई पर्टिकुलर डेट्स बताएं तो मैं चेक करके बता सकता हूं। तो हमने उनसे पूछा कि फराह खान साहिबा अप्रैल 2019 में दुबई गई थी, हम अभी इंतज़ार कर लेते हैं। अगर फराह खान साहिबा आपके साथ हैं तो उनसे पूछ लें कि क्या वो अप्रैल 2019 में दुबई गई थी। तो देखिए क्या जवाब दिया। 2019 में कभी फराह खान साहिबा दुबई गई? दुबई तो हमारा आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर डेट्स बताएं तो मैं चेक करके बता सकता हूँ। अप्रैल 2019 में, मैं अभी इंतजार कर लेता हूँ, अगर फराह खान साहिबा आपके साथ हैं तो उनसे पूछ लें अप्रैल 2019 में क्या वो दुबई गई? नहीं, मेरे साथ नहीं इस वक्त, बट आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, बट आई एम सर्टेन कि अगर वो गई भी हों तो उनका इस वॉच से, इस खरीदो फरोख्त से किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं है और इस बंदे से वो कभी नहीं मिली। मगर एहसन जमील गुज्जर ने अपने वादे के मुताबिक हमें फराह खान गोगी साहिबा की कोई सफरी मालूमात फराहम नहीं की। अगर वो ये डेटा शेयर कर देते तो हम उनका ये मौक़िफ़ भी अपने प्रोग्राम में चला देते। ताहम सहाफ़ी ताहिर इमरान मियाँ, जो एक अच्छे तहकीकाती सहाफ़ी हैं, उन्होंने हमारे इस इंटरव्यू के 2 दिन बाद ट्रैवल हिस्ट्री की बुनियाद पर स्टोरी की कि फराह खान गोगी अप्रैल 2019 में अमेरिका तो गई थी मगर दुबई नहीं गई थी। मगर एहसन जमील गुज्जर या फराह खान गोगी साहिबा ने खुद हमें इसकी तफसीलात फराहम नहीं की और अब तक नहीं की कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। ये वो टाइमलाइन है जो हमने आपके सामने रखी है और कहीं भी हमने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों से कोताही नहीं बरती है। लेकिन फराह खान गोगी ने अपने वकील मोहम्मद अजहर सिद्दीक के ज़रिए हमें हट जाने का नोटिस भेज दिया है और हमसे माफ़ी का मुतालबा कर दिया है। मगर हमारा वाज़े मौक़िफ़ है कि हम अपनी पोजीशन पर आज भी कायम हैं। हमारे पास उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू करने के लिए रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद थे। उनके पास सऊदी वली अहद की तरफ से इमरान खान को तोहफे में दिया गया घड़ी का सेट मौजूद था, जिसकी तरदीद आज तक इमरान खान समेत किसी ने भी नहीं की है कि ये वो सेट नहीं है जो सऊदी वली अहद ने इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म तोहफे में दिया था। हमने पूरी तहकीक के बाद ही उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू किया था और साथ ही साथ इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद तमाम सहाफ़ती उसूलों की मुकम्मल पासदारी की थी और ऐसी कोई सहाफ़ती लापरवाही नहीं बरती कि जिस पर हमें माफ़ी मांगनी पड़े। मज़ीद ये कि हमारे इंटरव्यू से पहले और बाद में भी उमर फारूक ज़हूर ने दीगर चैनल्स पर भी इंटरव्यूज़ दिए और तकरीबन यही बातें वहाँ भी की। फराह खान गोगी के लीगल नोटिस पर हमारा जवाब है कि हम मुआफ़ी मांगने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखते और कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। वो अदालत जाएं, हम उनका अदालत में भी सामना करेंगे और वो अगर चाहें तो अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म भी उनके लिए हाजिर है। और ऐसा भी नहीं है कि उमर फारूक ज़हूर के इंटरव्यू के दौरान हम उनकी हर बात पर यकीन करते चले गए। हमने पूरे इंटरव्यू के दौरान अपने दीगर इंटरव्यूज़ की तरह उमर फारूक ज़हूर के मौक़िफ़ में जहाँ झोल नज़र आया वहाँ हक़ाइक़ सामने लाने के लिए सवालात किए। $12 मिलियन का मतलब है आप कह रहे हैं कि तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। 2 करोड़ रुपए मुल्क के वज़ीर आज़म ने अदा किए हैं। 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्की ख़जाने को नुकसान हुआ है। और अगर आपको ये हो रहा है कि जी पाकिस्तान के हवाले से फिर जब आपने देखा पूरा स्कैंडल आया तो 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्की ख़जाने को नुकसान हो तो आपको फिर तैयार तो होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में इस केस पर तहकीकात हो रही हैं, मामला अगर अदालत में है तो आप आकर अपना मौक़िफ़ देंगे। अगर अदालत आपसे कहती है ये सबूत सारे के सारे रखेंगे जो आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल जी, मेरे पास घड़ी मौजूद है और उसके सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। ऑलरेडी मैं अपने लिए आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसको कंफर्म कर रहा हूँ कि जी मैंने ये ख़रीदी है और किस कीमत पे मैं ख़रीदी है और इसकी जो अप्रेज़ल है उसको भी मैं आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और आप इंडिपेंडेंटली अप्रेज़ल कोई भी कराना चाहे तो वो भी बेशक करवा लें, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई आपने इनसे लिए तो आप कैसे साबित करेंगे, और ज़रा उनसे दूसरा सवाल होगा कि वो साबित करें फिर अगर आपने इनको नहीं बेची उमर फारूक साहब को तो और किसको बेची, क्योंकि खान साहब ने भी नहीं बताया कि उन्होंने किसको ये बेची थी, उस शख्स का अभी तक नाम सामने नहीं आया है। तो आप कन्विंस्ड हैं और ये साबित कर देंगे कि ये आप ही पहले बायर हैं इसके? जी बिल्कुल, मेरे पास घड़ी पड़ी हुई है और ये इसका यूनिकनेस ये है कि ये एक ही वाहिद घड़ी है पूरी दुनिया में और मैंने 2019 में ख़रीदी थी और सब्सिक्वेंटली तब से मेरे पास ही है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कंफर्म कर सकता हूँ। जी अभी तक ये बात नहीं कन्विंसिंग लग रही है कि आप खामोश क्यों रहे हैं अभी तक, क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, मामला बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे था, फैसला तोशाखाना का भी आ गया था, एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था। मेरे लिए तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको मैं पोलिटिसाइज करूँ, ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल किसी किस्म का अलायंस है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। मुझे जब पता चला इस ट्रांजैक्शन के बारे में और जब ये पब्लिक हुई इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली आई फेल्ट के ये एक बड़ी अनरीजनेबल किस्म की बात है कि आप मार्जिनल से पैसे जमा करा के स्टेट के ख़जाने में इतनी महंगी चीज़ निकाल के और उसको आप ट्रेड करें, तो आई थिंक ये बड़ी अनएथिकल किस्म की एक इनके तरफ से काम हुआ है।
आपको इसलिए गुस्सा आया कि अनएथिकल काम हुआ है, जैसे गुस्सा आया कि शहजाद अकबर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया था और आपको गुस्सा है उन पर, इसलिए आप ये सारे के सारे मामला अब सामने लेकर आ रहे हैं? नहीं जी, मैंने क्या किसी पे गुस्सा करना है, वो अपने की खुद भुगतेंगे और भुगत रहे हैं। अभी भी ऑब्वियसली पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उन पे केसेस बने हुए हैं। मेरा ये इंटरव्यू देने का ये मतलब नहीं है कि मैं उनको इस इंटरव्यू के थ्रू कोई प्रेशराइज करूँ। ये एक जो फैक्ट्स है मैंने आपके सामने रखा है जी। ये तो उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात हैं और हमारे सवालात के जवाब में उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया था कि वो पाकिस्तानी अदालतों में सामना करने को तैयार हैं। तो देखते हैं कि वो फराह खान साहिबा को क्या जवाब देते हैं, मगर हम आवाम के सामने रखते हैं कि इस पूरे स्कैंडल पर हमारी तहकीकात के नतीजे में एक और स्कैंडल भी सामने आ गया और उस पर अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया गया है। मुबैना बिजनेसमैन मोहम्मद फारूक ज़हूर का दावा है कि बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी ने अप्रैल 2019 में उन्हें यह कीमती घड़ी 28 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दी थी। और अहम नुकता यह है कि इससे एक महीने बाद यानी मई 2019 में फराह खान गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपए का फ़ायदा उठा लिया था। यानी मुबैना तौर पर एक महीने के अंदर अंदर ये दो बड़े काम हो गए थे। 7 माह पहले जब तोशा खाना स्कैंडल की तफसीलात सामने नहीं आई थी और फराह गोगी पर इल्ज़ामात लग रहे थे, तो फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर हमारे प्रोग्राम में आए और जब हमने उनसे पूछा कि कैसे और क्यों फराह गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा लिया, तो उन्होंने इनकार नहीं किया और वादा किया कि वो तमाम दस्तावेज़ात हमें भेजेंगे। मगर 7 महीने गुजर गए और कोई दस्तावेज़ात उन्होंने हमें नहीं भेजी। फिर तोशा खाना स्कैंडल में उमर फारूक ज़हूर ने इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने अप्रैल 2019 में फराह गोगी साहिबा से $20 लाख कैश में सऊदी वली अहद के इमरान खान को दिए गए तहफ़ खरीदे थे। तो हमने 16 नवंबर को अपने प्रोग्राम में फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर से पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि मई 2019 में फराह खान गोगी साहिबा ने एमनेस्टी स्कीम ली है, उससे एक महीने पहले इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने घड़ियाँ बेची हैं। तो एहसन जमील गुज्जर साहब अपनी 7 माह पुरानी बात से फिर गए और कहा कि उन्होंने तो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा 2018 में शाहिद खान अब्बासी के दौर में उठाया था और वो डॉक्यूमेंट भी हमें भेज देंगे। उनके दोनों इंटरव्यूज़ के दावे देखिए। उतनी ही तकरीबन कीमत अप्रैल में डील हुई, मई में एमनेस्टी स्कीम 33 करोड़ रुपए की। हमने इमरान खान के दौर में 33 करोड़ की कोई एमनेस्टी नहीं ली। हमने जब वज़ीर आज़म थे, वासी साहब हैं, उनके दौर की एमनेस्टी हमने ली हुई है। ये बहुत पेपर्स डिक्लेयर है हर चीज़। आप इस चीज़ को खुद पेपर्स में जाके देख लें। मैं नाज़रीन को दिखा देता हूं कि आपने क्या कहा था। आपकी एहलिया ने 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है और आपने भी 2 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है 2019 में। भाई आप ये जो भी नैब ने पूछना है या एफबीआर ने पूछना है वो हमसे पूछे मनी ट्रेल के, भाई ये पैसे आपके पास कहां से आए हैं। 2019 में वो इमरान खान साहब की ही एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाती है, जो कहते थे कि एमनेस्टी तो काला धन को सफेद करने के लिए करप्ट लोग लेते हैं। तो ये क्यों आपने किया 2019 में एग्जैक्टली? हमारे जो फैमिली में तकसीम हुई वो चीजें जो कि हम फरी के अकाउंट में या फरी के मामलात में पहले वो डिक्लेयर नहीं थी, वो पैसा उसको मिला थ्रू बैंक मिला। इनहेरिटेंस के लिए एमनेस्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनहेरिटेंस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं देखें, अब आप एक ही सवाल लेके बैठ गए हैं कि एमनेस्टी क्यों ली। भाई एमनेस्टी हमने ली, वो लीगल थी लेना, हमने कोई लीगल काम नहीं किया। नैब हमसे पूछेगी, आप पूछ रहे हैं, आपको भी मैं फैक्स कर दूंगा कि भाई वो हमने क्यों ली, किस वजह से ली। वैसा आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे इस हवाले से, वो आपने नहीं भेजे थे, आप दोबारा भेज दीजिएगा। मैंने आवाम को दिखा दिया कि आपने लास्ट टाइम क्या कहा। डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा। मगर इस हवाले से उन्होंने आज तक कोई सबूत या कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा। लेकिन नाजरीन, स्क्रीन पर आप खुद देख लीजिए कि फराह गोगी साहिबा ने खुद एफबीआर में क्या डिक्लेयर किया कि उन्होंने 2019 की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया, जो कि इमरान खान के दौर में आई थी। फिर हमने ये सबूत एहसन जमील गुज्जर को भेजा और पूछा कि इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक तो आपकी अहलिया फराह खान ने इमरान खान हुकूमत की 2019 की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था, क्या आप इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो इस डॉक्यूमेंट को गलत साबित कर दे? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो ये कह रहे हैं कि फ़ंड्स और प्रॉपर्टी हमने जिस एमनेस्टी स्कीम में डिक्लेयर किए वो इमरान खान की हुकूमत से पहले के फ़ंड्स थे, आप इसे समझने की कोशिश करें। तो हमने कहा कि आप अपने वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट तो शेयर कर दें, क्योंकि हमारे पास मौजूद सबूत के मुताबिक तो फराह खान ने 2019 में इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, आप क्यों हमारे साथ इतना सख्त हो रहे हैं? तो हमने जवाब दिया कि हम आपके साथ हरगिज़ सख्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि हक़ाइक़ रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ शो में किए गए वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे तो हम अपने शो में वो भी रिपोर्ट कर देंगे। हमने आपके साथ फराह खान साहिबा का एफबीआर रिकॉर्ड शेयर किया है, जो ये दिखाता है कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत में 2019 में एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था। आप इसकी नफ़ी में डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। अगर आपके वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट दे देंगे तो हम ज़रूर दिखा देंगे। तो एहसन जमील गुज्जर साहब ने जवाब दिया कि आपका जो दिल चाहे वो रिपोर्ट करें।
इस पूरे स्कैंडल का भी अभी तक सबूतों के साथ हमें कोई जवाब नहीं दिया गया है, मगर उमर फारूक ज़हूर को फ्रॉड करार देकर इमरान खान और फराह खान गोगी समेत पूरी तहरीक इंसाफ इस स्कैंडल से जान छुड़ाने की कोशिश ज़रूर कर रही है। फराह खान गोगी के हट जाने के नोटिस में भी उमर फारूक ज़हूर को फ्रॉड कहा गया है और तहरीक इंसाफ भी उन्हें फ्रॉड करार दे रही है। मगर जो सवाल उमर फारूक ज़हूर के इंटरव्यू के बाद से इमरान खान और फवाद चौधरी समेत दीगर लोगों का मुसलसल पीछा कर रहे हैं, उनका जवाब 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी नहीं दिया गया है। इमरान खान साहब, उमर फारूक ज़हूर अगर आपके बकौल एक फ्रॉड भी है तो वो तोहफे है जिसमें खाना काबा बना हुआ है और हीरे से भरी हुई घड़ी है, एक पेन जिसमें 1466 हीरे हैं, एक इंतहाई महंगे हीरे के साथ अंगूठी है और कफलिंग्स हैं, वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आपको दिए थे और इसलिए दिए थे कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। वो उसी उमर फारूक ज़हूर के पास मौजूद है जो बकौल आपके एक फ्रॉड है। मगर हम पहले भी आपके और अवाम के सामने ये बात रख चुके हैं कि इस मुल्क के अवाम ने 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट आपको दिए, मुल्क के वज़ीर आज़म आप बने, खुद को सादिक व अमीन आप कहते हैं, रियासत मदीना के दावेदार आप हैं, खुलफाए राशिदीन की मिसाल आप देते हैं, अपनी तहरीक का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ से मुवाजना आप करते हैं, इसलिए जवाब आपको देना है। आप हर मौके पर खुद पर उठने वाले सवालों का जवाब देने के बजाय दूसरों पर इल्ज़ामात की बौछार करके डिस्क्रेडिट करना शुरू कर देते हैं। आपको जवाब देने हैं कि अगर आपने उमर फारूक ज़हूर को घड़ी नहीं बेची है तो किसको बेची है। अगर आपका दावा है कि उमर फारूक की ज़हूर की कहानी में झोल है तो आपकी कहानी में उससे ज़्यादा झोल है। अगर एक लम्हे के लिए मान भी ले कि उमर फारूक ज़हूर की कहानी आपके दावे के मुताबिक बिल्कुल झूठ है, मुकम्मल झूठ है, तो आइए आपकी कहानी एक बार फिर अब आपके सामने रख देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपने खुद बकौल आपके 10 करोड़ के तोहफे 5 करोड़ 70 लाख रुपए में इस्लामाबाद की एक लोकल मार्केट में खस्ता हाल दुकान में बेच दिए और उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी दिखाने को आप तैयार नहीं हैं। आप एक फ़ोटोकॉपी हुए हुए लेटर हेड पर एक हाथ से लिखी हुई रसीद दिखाकर चाहते हैं कि पूरी कौम इस बात का यकीन कर ले कि तकरीबन 5.25 करोड़ की अदायगी इस रसीद के साथ इस दुकान पर कर दी गई है और अब मालिक भी दुकान बेचकर चला गया है। मज़ीद ये कि द न्यूज़ में कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक इमरान खान घड़ी का सेट फ़रोख्त करने से मुताल्लिक हाथ से लिखी हुई जिस रसीद का सहारा ले रहे हैं और तोशा खाना से 20% अदायगी करके घड़ी खरीदने का जो रिकॉर्ड है, उन दोनों दस्तावेज़ात में एक ही तारीख दर्ज है, यानी घड़ी का सेट तोशा खाना से ख़रीदने की और मार्केट में फ़रोख्त करने की तारीख एक ही है और वो तारीख 22 जनवरी 2019 की है, जिससे सिर्फ 2 चीज़ें ही साबित हो सकती हैं और वो ये हैं कि या तो इमरान खान ने तोशा खाना से तोहफ़ा ख़रीदने से पहले ही मार्केट में फ़रोख्त कर दिया था या फिर तोशा खाना में पहले ही कैश की सूरत में किसी के ज़रिए 2 करोड़ की रकम जमा कराई और फिर इस रकम को जवाज़ फराहम करने के लिए मार्केट से एक जाली रसीद बनवाई ताकि मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिन कार्रवाई से बचा जा सके। और तहकीक से भी साबित हो चुका है कि इमरान खान साहब आपने 20% अदायगी भी उस वक्त की थी जब आपका अपना 50% अदायगी का नया कानून लागू हो चुका था। फिर खान साहब आप ये चाहते हैं कि कौम इस बात पर भी यकीन कर ले कि इस तोहफे में एक पेन जिसमें 1466 सिर्फ हीरे हैं, उसमें से पेन की कीमत भी निकाल देते हैं। ये सोने का पेन है तो उसमें से सोने की कीमत भी निकाल देते हैं। ग्राफ जो कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन ब्रांड है, जिसने $55 मिलियन यानी तकरीबन 125 अरब रुपए तक की भी घड़ियाँ बेची हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू भी निकाल देते हैं। तो भी आपने 1466 हीरो की इस पेन की मालियत 15 लाख रुपए लगवाई और फिर 20% यानी 3 लाख रुपए में ये पेन ख़रीद लिया और 7.5 लाख रुपए में बेच भी दिया और कैश में बेच दिया। यानी आपने खान साहब एक हीरे की मालियत 1000 रुपये लगवाई और अदायगी 200 रुपये फ़ी हीरा की और 500 रुपये फ़ी हीरा में ये पेन बेच भी दिया। और ग्राफ कंपनी दुनिया के बेहतरीन हीरो के लिए जानी जाती है। इसके अलावा खान साहब आपको ये जवाब भी देना है कि तोशा खाना स्कैंडल आपके दौरे हुकूमत में ही सामने आ गया था, मगर आपने पूरी कोशिश की कि तफसीलात सामने ना आएँ और दोस्त ममालिक की नाराज़गी का बहाना बनाते रहे। और जिस सहाफ़ी ने यह स्कैंडल कवर किया उसके साथ क्या हुआ, वो सहाफ़ी अपनी कहानी बार बार बता रहा है। उस सहाफ़ी और उसकी वालदा को धमकियाँ दी गई, 2 बार नौकरी से निकलवाया गया। खान साहब आपको इस सब का जवाब देना है और हम आपके जवाब के लिए 2 हफ्ते से आपके मुंतज़िर हैं, आपको दावत दे रहे हैं, मगर आप नहीं आ रहे हैं। आज भी दावत दी, फिर कोई जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम लाइव है, आप आज भी या कल भी या जिस दिन चाहें अपना मौक़िफ़ दे दें। और फराह खान गोगी साहिबा के हट जाने के नोटिस पर हमने अपने नाज़रीन के सामने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है और अदालत में भी हमारा यही जवाब होगा। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान से 5.5 माह पहले किया गया सीज़ फायर मुआहिदा ख़त्म कर दिया है और मुआहिदा ख़त्म होने के 48 घंटों के अंदर आज कोयटा के इलाके बुलेली में पुलिस कांस्टेबल के करीब एक पुलिस ट्रक को निशाना बनाते हुए खुदकुश हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल कर ली है। हमले में खातून, एक बच्चा और 3 पुलिस एहलकार शहीद और 23 एहलकारों समेत 27 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। वाक़े के बारे में DIG पुलिस कोयटा ने मीडिया को बताया कि जाए वक़ुआ से मालूम होता है कि इस ब्लास्ट में 25 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है। TTP की जानिब से सीज़ फायर ख़त्म करने पर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कलअदम तहरीक तालिबान की जानिब से सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान अफसोसनाक है, लेकिन मुज़ाकरात के दरवाजे अभी भी खुले रहेंगे। TTP ने सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान 2 दिन पहले किया है, मगर इससे पहले ही रवां साल दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा था।
रोजनामा डाउन के मुताबिक 2022 में 2021 के मुकाबले में दहशतगर्दी के हमलों में 60% इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता 3 महीनों में 132 दहशतगर्दी के हमले हुए, जिसमें से 50 हमले सिर्फ नवंबर में हुए हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।